नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एलन मस्क की कंपनी XAI और उनके एकदम ताज़ा AI मॉडल ग्रॉक 4 के बारे में। जी, हमारे पास AI एक्सपर्ट्स के बीच हुई एक बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट है जो ग्रॉक 4 के लॉन्च के फौरन बाद हुई थी। हाँ, और इसी के आधार पर हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये ग्रॉक 4 आखिर है क्या, कितना दम है इसमें और AI के फ्यूचर के लिए इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल, तो शुरुआत करें इसके लॉन्च से। आते ही काफी बेंचमार्क्स में टॉप कर गया ये। हाँ, वही तो। खासकर वो जो एडवांस्ड मैथ क्विज है AMI, उसमें 100% स्कोर। ये तो मतलब कमाल ही है। हाँ, ये वाकई बहुत प्रभावशाली है। और सोचने वाली बात यह है कि मस्क की टीम ने ये सिर्फ 28 महीनों में कर दिखाया, वो भी बिल्कुल स्क्रैच से। सही में। कई AI एक्सपर्ट्स को तो पहले शक था कि इतनी सारी कंप्यूटिंग पावर को ठीक से इस्तेमाल करना मतलब मुमकिन भी होगा या नहीं। जी, पर उन्होंने कर दिखाया। अच्छा, इसकी एक क्षमताओं की बात करें तो दावा तो यह है कि ये पोस्ट ग्रेजुएट या PhD लेवल से भी बेहतर है लगभग हर एकेडमिक सब्जेक्ट में। हर सब्जेक्ट में? क्या ये सच में इतना कैपेबल है? देखिए, एकेडमिक सवालों के जवाब देने में तो हाँ, काफी हद तक ये सही है। ये जटिल चीजों पर तर्क कर सकता है, मतलब रीजनिंग, दिए गए फैक्ट से निष्कर्ष निकाल सकता है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन हाँ, एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि इसमें अभी योजना बनाने की मतलब प्लानिंग की क्षमता नहीं आई है। अच्छा, मतलब वो मल्टी स्टेप गोल अचीव करने वाले बात। एग्जैक्टली, वो अभी नहीं है और ये एक इम्पॉर्टेंट फर्क है। ठीक है, तो तर्क है पर योजना नहीं। अच्छा, वो बेंचमार्क्स पर वापस आते हैं। एक और टेस्ट था ह्यूमैनिटीज लास्ट एग्जाम HLE, उसमें भी 44.4% स्कोर किया। हाँ, और वो स्कोर इसलिए खास है क्योंकि उस टेस्ट में बेस्ट ह्यूमन एक्सपर्ट्स भी, वो भी सिर्फ अपने फील्ड में, मुश्किल से 5-10% स्कोर कर पाते हैं। ओह, तो 44.4% तो बहुत ज्यादा हुआ। फिर पहले के मॉडल्स तो शायद 8% के आसपास थे। जी हाँ, करीब उतना ही। HLE के सवाल तो इतने मुश्किल है, मतलब जैसे वो 12th डायमेंशनल स्पिन बुर्डिज्म वाला सवाल, उसे समझना भी अपने आप में एक चैलेंज है। बाप रे। हाँ, तो उस लिहाज से ये स्कोर बहुत बड़ा जंप है। और दूसरी तरफ AI BME जैसे टेस्ट, वो तो अब AI के लिए लगभग सॉल्व्ड जैसे हो गए हैं 100% स्कोर के साथ। तो ये जो बेहतर रीजनिंग आई है, इसके पीछे क्या है? सुना है ट्रेनिंग में कुछ अलग किया गया। हाँ, एक दिलचस्प बात ये पता चली है कि ग्रॉक 4 के ट्रेनिंग में जो प्री ट्रेनिंग होती है और जो फाइन ट्यूनिंग होती है, मतलब वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग वाला पार्ट, हाँ, उन दोनों पर लगभग बराबर कंप्यूट पावर खर्च की गई। ये पहले के मॉडल से काफी अलग है। अच्छा, पहले फाइन ट्यूनिंग पर कम फोकस रहता था। जी, काफी कम। तो माना जा रहा है कि इसी वजह से इसकी रीजनिंग बेहतर हुई है। ये सिर्फ जानकारी रटना नहीं, उसे इस्तेमाल करना सीख पाया है कुछ हद तक। इंटरेस्टिंग। अब इतनी सब क्षमताओं के लिए रिसोर्सेज तो बहुत लगे होंगे। इसकी कॉस्ट और एक्सेसिबिलिटी क्या है? देखिए, API कॉस्ट तो कॉम्पिटिटिव रखी है, करीब $3 इनपुट और $15 आउटपुट पर मिलियन टोकन, जो कि दूसरों के बराबरी है, पर वो क्लेम कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस बेहतर है। और एक सब्सक्रिप्शन मॉडल भी है शायद $300 महीने का। हाँ, वो भी है। और एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि आगे चलकर AI इंटेलिजेंस की कॉस्ट बहुत तेजी से गिरेगी, शायद हर साल 5 से 10 गुना कम हो सकती है। हर साल 5 से 10 गुना? तब तो इसका असर बहुत ही ज्यादा होगा। अच्छा, भविष्य की और क्या उम्मीदें हैं? क्या ये AI सच में नई खोजें कर पाएगा, नई फिजिक्स या टेक्नोलॉजी? कुछ एक्सपर्ट्स को तो लगता है कि हाँ, ये इसी साल या अगले साल तक पॉसिबल हो सकता है, मतलब AI खुद नई साइंटिफिक या टेक्निकल डिस्कवरी करे। वाओ। इसके अलावा AI जनरेटेड वीडियो गेम्स और फिल्मों पर भी काफी जोर है। मस्क की टीम सुना है 100,000 लेटेस्ट GPUs इस्तेमाल करके एक वीडियो मॉडल ट्रेन कर रही है। 100,000 GPUs? हाँ, तो उम्मीद है कि अगले साल तक शायद पहला ठीक-ठाक AI वीडियो गेम या AI फिल्म भी आ जाए। और कोडिंग या मेडिकल फील्ड में? कोडिंग के लिए तो एक स्पेशल मॉडल जल्द ही आने की उम्मीद है। और मेडिकल फील्ड में भी ये काफी हेल्पफुल हो सकता है। डॉक्टर्स की मदद करना, कॉम्प्लेक्स मेडिकल डेटा को एनालाइज करना, गलतियां कम करना। हाँ, सोचिए, इतने सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स, रिसर्च पेपर्स, उनको प्रोसेस करके डॉक्टर्स को इंपॉर्टेंट इंसाइट्स दे सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अब कंपटीशन की बात करें, जैसे GPT-5 या Gemini 3, क्या उनसे भी यही लेवल एक्सपेक्ट करें? हाँ, उम्मीद तो पूरी है कि वो भी इसी लेवल का या शायद इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस देंगे।
अब शायद असली लड़ाई कोर कैपेबिलिटीज से ज्यादा यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस और एआई एजेंट्स बनाने में होगी। मतलब इन मॉडल्स को असल दुनिया के काम के लिए कितना आसान और यूजफुल बनाया जा सकता है। एग्जैक्टली। और ग्रॉक के अगले वर्जन जैसे ग्रोक 5 या 6, उनके बारे में क्या अनुमान है? अनुमान ये है कि वो शायद मल्टी एजेंट सिस्टम होंगे। मतलब जैसे एक्सपर्ट्स की टीम होती है ना, वैसे ही स्पेशलाइज्ड एआई एजेंट्स की टीम मिलके कॉम्प्लेक्स टास्क करेगी। ये तो बिल्कुल अलग दिशा हो गई। तो अगर समेटें तो ग्रॉक 4 एक बड़ा कदम है एआई कैपेबिलिटीज में। अकादमिक तौर पर इंसानों से आगे निकल रहा है कई एरिया में, पर हाँ, प्लानिंग जैसी क्षमताएं अभी आनी बाकी हैं। जी, और कॉस्ट कम होने और इस्तेमाल के नए रास्ते खुलने से फ्यूचर काफी रोमांचक लग रहा है। बिल्कुल। देखना होगा ये टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व होती है और हमारी जिंदगी पर क्या असर डालती है। सही कहा। और हाँ, जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात, अगर एआई एकेडमिक रूप से हर फील्ड में हमसे बेहतर हो जाए और नई साइंटिफिक खोजें भी करने लगे, तो फिर भविष्य में हम इंसानों की ज्ञान और हमारी एक्सपर्टीज की क्या भूमिका रह जाएगी? जरूर सोचिएगा इस पर।